बाजार में कई तरह के लोन होते हैं, पर्सनल लोन, गोल्ड लोन, वेडिंग लोन भी आजकल मिल जाता है लोगों को। लेकिन अगर आप अपने घर में रहते हैं और आपको किसी काम के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ी है तो आपका बैंक आपको अपने घर के एवज में लोन दे सकता है, यानी घर को गिरवी रखा जाएगा और उस पर आप लोन ले सकते हैं। इसे मॉर्टगेज लोन भी कहा जाता है। लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी सामान्यतः जो है बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दे देते हैं। आमतौर पर ये लोन रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टी पर मिलता है। लेकिन इसके क्या नियम होते हैं, किन बातों का आपको ख्याल रखना चाहिए, और अगर सबसे बड़ा सवाल इस लोन को आप चुका नहीं पाए, ये चूक हो जाए तो क्या होता है। इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए आज मेरे साथ जुड़ रहे हैं पूर्व बैंकर सुरेश कुमार बंसल जी। बैंकिंग एक्सपर्ट भी हैं, बैंकिंग क्षेत्र में लंबा अनुभव भी रहा है। बंसल जी नमस्ते, स्वागत है आपका। एज अ बैंकर आपने एज अ बैंकर जितने देखें सारे जिस तरह के लोन लिए जाते हैं, लोग कब कब लोन लेते हैं, तो उसमें जो सबसे पहले मेरे ख्याल में आता है मन में कि पर्सनल लोन लेते हैं लोग। क्रेडिट कार्ड भी आजकल एक तरीका है कि आप उससे चुका देते हैं, फिर उसके आप किस्त अदा करते हैं, या फिर गोल्ड लोन लेते हैं, और या फिर नए किस्म के लोन हैं जैसे कि शादी के लिए आपको वेडिंग लोन मिल जाता है। इन सब के साथ अगर मैं लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी को कंपेयर करूं तो आपको क्या लगता है, क्या लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लेना बेहतर है अगर पैसों की ज़रूरत है, आपको लोन की ज़रूरत है तो? जैसा आपने अपने प्रश्न में ही कहा है कि पर्सनल लोन जो है वो बहुत महंगे पड़ते हैं, ब्याज दर उनकी बहुत ऊंची होती है। ऐसे ही गोल्ड लोन लें या क्रेडिट कार्ड के अगेंस्ट भी कोई पैसा उठाते हैं तो बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है। और जैसे क्रेडिट कार्ड का रीपेमेंट है वो आपको 1 महीने के अंदर करना पड़ता है, वरना उसके ऊपर पेनल्टी आदि भी पड़ जाती है। तो इसका विकल्प जो है लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी है। उसमें दो फायदे मैं समझता हूँ कि पर्सनल लोन और गोल्ड लोन आदि से अलग से है। जैसे कि एक तो पहले ही बताया गया कि बहुत कम इसमें ब्याज दर होती है एज कंपेयर टू पर्सनल लोन या क्रेडिट कार्ड का लोन। दूसरा सबसे बड़ी बात है कि ये जैसे पर्सनल लोन है वो लगभग 3-4 साल के लिए बैंक्स देते हैं। 3-4 साल में आपको उसको चुकाना पड़ता है। दैट मीन्स कि आपका जो ईएमआई बहुत बड़ा होता है। इसके विपरीत जो आपको लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी है, इसकी अवधि तकरीबन 15 साल तक के लिए ली जा सकती है। तो ये एक बहुत बड़ा रिलीफ है ग्राहक के लिए कि 15 साल में छोटी छोटी ईएमडी चुका करके अपना लोन चुकता किया जा सकता है। दूसरा, इसमें लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी में एक और बात जो है, ये दो तरह से दिया जा सकता है। एक टर्म लोन होता है, एक ओवरड्राफ्ट लोन। टर्म लोन तो भले ही मान लीजिए आपने 15 साल का ले लिया तो 15 साल में आपको उसको चुकता करना है। जो ओवरड्राफ्ट लिमिट है उसमें आपकी लिमिट हर महीने आपकी ईएमडी के बराबर घटा दी जाती है, और 3 साल के बाद उसको बैंक रिव्यू कर सकते हैं। इस 3 साल में अगर कस्टमर ने अपनी ईएमडी सही टाइम पे चुकता की है, यानी उसका अकाउंट सही चला है, तो वो 3 साल के बाद वो लिमिट दोबारा रिन्यू करके पुराने जो है रकम पे लाई जा सकती है। तो आपने ये एक शब्द इस्तेमाल किया बंसल जी, ईएमडी। ईएमडी क्या हुई? ईएमडी इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, अच्छा, जो हर महीने यानी आपने किस्त ईएमआई, जिसे हम ईएमआई कहते हैं, उस ईएमआई आधार पर आपको एक ओवरड्राफ्ट मिल सकता है। आपने ये बताया कि आपको इसमें ज्यादा समय मिलता है इसकी पेमेंट के लिए। ब्याज पर आपने टच किया, और ब्याज बहुत जरूरी हो जाता है जब हम पर्सनल लोन को देखते हैं, इतना ऊंचा ब्याज होता है। इस पर ब्याज कैसे डिसाइड होता है? इसमें ब्याज का प्राइमरीली तो डिसाइड करने का तरीका होता है आपका सिबिल का स्कोर कैसा है। जितना बढ़िया सिबिल का स्कोर होगा उतना कम उसके ऊपर ब्याज लगेगा। तो जैसे कई बैंकों का 700 पॉइंट है, कई बैंकों का 750 पॉइंट है। इसके ऊपर अगर आपका स्कोर है, जो सीआईसी का, जो क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी स्कोर देती है, अगर वो 700 या 750 से ऊपर है तो आपको बहुत कम ब्याज दर लगती है। और उसके ऊपर जो उससे कम अगर आपका स्कोर है तो वो ब्याज बढ़ता जाता है। तो इसलिए ये जरूरी है कि हर ग्राहक अपना सिबिल स्कोर को भी उस ढंग से ठीक रखे। जी, इसकी एक और योग्यता। इसमें जी कंप्लीट कर लें अपना जवाब। एक और इसमें मैं बताना चाहूंगा कि जो प्रॉपर्टी की वैल्यू आपके लोन के मुताबिक, लोन टू वैल्यू रेशियो बोलते हैं उसको, प्रॉपर्टी की वैल्यू लोन की अमाउंट से 200, 300, 250% है, तो उसमें भी बैंक जो है वो ब्याज दर में कुछ ना कुछ कमी करते हैं।
जो स्पेशल फॉर द कस्टमर। ठीक है, तो इस पर निर्भर करेगा कि आपका सिबिल को कैसा है और आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू कैसी है, उस हिसाब से ब्याज जो है वो बैंक सेट करेगा। बैंक ए का ब्याज अलग हो सकता है, बैंक बी का अलग हो सकता है, बैंक सी का अलग हो सकता है, सब अपने नियम के हिसाब से चलेंगे। अब इसकी योग्यता क्या होती है? अगर मैं लेना चाहती हूँ अपनी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लोन, तो किन किन बातों पर एक वित्तीय संस्थान गौर करने वाला है? क्या मेरी क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए? देखिए, जनरली ये लोन जो है पर्सनल जो इंडिविजुअल्स को मिलता है या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को ज्वाइंटली मिलता है। ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स में उसके एक किसी इंडिविजुअल के जो फैमिली मेंबर्स हैं, उसका बेटा है, उसकी वाइफ है, उसकी अनमैरिड सिस्टर है, अपनी बेटी है, या उसके जो मदर फादर हैं, जिन जो इसके को बारोअर बनना चाहते हैं, और उनकी अपनी आमदनी भी इस इंडिविजुअल की आमदनी में ऐड करके उसकी एलिजिबिलिटी डिसाइड की जाती है कि उसको कितना लोन मिल सकता है। आमतौर पे जो सैलरीड पर्सन है, वेतन भोगी जो पर्सन है, उनकी 3 साल की जो पिछले 3 साल की आईटी रिटर्न देख करके उनकी 3 साल के लिए 36 महीनों की जो की सैलरी बनती है उसके बराबर में लोन मिल सकता है। अगर नॉन सैलरीड पर्सन है तो उसकी भी आय के मुताबिक 3 साल की आय के मुताबिक उसको लोन की अमाउंट तय की जाती है जी। और फिर मैंने जैसे बताया कि उस लोन की वैल्यू और प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन दोनों में क्या रेशो है, उसके मुताबिक उसका ब्याज दर भी तय। ठीक है, तो योग्यता में 3 बातें जो है वो अहम हो जाती हैं कि आपके 3 साल की जो भी आय रही है वो मायने रखेगी, आपके प्रॉपर्टी की जो कीमत है, वैल्यूएशन क्या बन रही है वो मायने रखेगी, और इससे लोन की राशि तय होगी। अगर इस लोन को कोई नहीं चुका पाता है बंसल जी, तब क्या होता है? कितनी मोहलत मिलती है? क्या होगा? क्या वो घर जो है वो जब्त होता है? क्या होता है ऐसी स्थिति में? प्रियंका जी, इसमें एक तो बड़ा क्लियर है कि रिजर्व बैंक की तरफ से एनपीए के जो क्लासिफिकेशन सिस्टम बनाया हुआ है, जो कोई भी चीज 90 दिन की प्रिंसिपल या उसके ऊपर का इंटरेस्ट अगर पे नहीं होता है तो अकाउंट जो है ऑटोमेटिकली सिस्टम आजकल जो एनपीए क्लासिफाई कर देता है, और 90 दिन के बाद जब क्लासिफाई हो गया तो उसके बाद बैंक अपना प्रोसेस रिकवरी के लिए शुरू करता है, जिसमें प्राइमरीली सरफेसी एक्ट के अंडर जो नोटिस दिया जाता है, जो 60 दिन के लिए नोटिस होता है उसको 13(2) का सेक्शन 13(2) का नोटिस बोलते हैं, और उसके अंदर अगर वापस नहीं होता तो फिर उसके बाद 60 दिन का दोबारा नोटिस दिया जाता है, जिसको 13(4) का नोटिस कहते हैं, और उसके बाद जो उसकी प्रॉपर्टी है उसको नीलाम किया जा सकता है, उसको बेचा जा सकता है। लेकिन बंसल जी, एक बात बताइए कि अब क्या होता है कि जो भी प्रॉपर्टी, जो लोन टू वैल्यू डिसाइड हुआ है, मान लीजिए कि एक प्रॉपर्टी है, उसकी मार्केट वैल्यू 70 लाख होगी, लेकिन मेरी एलिजिबिलिटी के आधार पर मुझे लोन केवल 20 लाख रुपए का मिला है, और इस स्थिति में अगर लोन नहीं चुका पाए तो वही सारे नियम लागू होंगे जो कि आपके अमूमन एक होम लोन को नहीं चुकाने पर होते हैं। इस पर जैसा आपने बताया सरफेसी लग जाएगा, आपको नोटिस भेजा जाएगा, रिमाइंडर भेजे जाएंगे, उसके बाद कार्रवाई कर सकता है बैंक। तो उस स्थिति में कैसे होगा, क्योंकि मार्केट वैल्यू कुछ और है, लोन की राशि छोटी है? नहीं, उससे अंतर नहीं पड़ता, लोन किसी भी अमाउंट का वो एनपीए हो जाता है तो वो प्रॉपर्टी की वैल्यू मायने नहीं रखती। ये ठीक है कि वो अपने उसका एक अल्टरनेटिव ये हो सकता है कि वो बैंक को अप्रोच करे कि इस लोन की अमाउंट को बढ़ा देना, क्योंकि प्रॉपर्टी की वैल्यू ज्यादा है, अगर उसकी एलिजिबिलिटी उसकी आय के मुताबिक बनती है तो वो लोन की अमाउंट, जैसे मैंने बताया कि ओडी की लिमिट 3 साल के बाद एनहांस हो सकती है, रिवाइज हो सकती है, तो वो अपनी लिमिट रिवाइज करवा सकती है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, अगर आपके प्रॉपर्टी वैल्यू और आपके लोन की राशि में कोई भी इस तरह का अंतर है तो ये बात कोई मायने नहीं रखेगी, आप एनपीए हो जाएंगे 90 दिन तक अगर आप उसका पेमेंट नहीं करेंगे। बंसल सर, अभी होम लोन पर तो हमें कई तरह के इनकम टैक्स में छूट मिल जाती है, और ये है तो एक तरह से आपके होम पर ही लोन। क्या लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी के तहत भी भुगतान करने पर टैक्स में किसी तरह का छूट मिल सकता है? प्रियंका जी, ऐसा नहीं है। जो होम लोन लिया जाता है उसमें तो डायरेक्ट इनकम टैक्स एक्ट में इसका प्रावधान किया हुआ है कि उसमें 2 लाख रुपए तक की सालाना इंटरेस्ट के ऊपर छूट मिलेगी, लेकिन जो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी के जो है उसमें डायरेक्टली कोई ऐसा छूट का प्रावधान नहीं है। लेकिन
अगर ग्राहक ये प्रूव करता है कि इसके लिए इस ओडी अकाउंट या टर्म लोन अकाउंट जो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी में लिया है, उस पैसे का इस्तेमाल किसी ऐसी उसमें किया है कि जहां पे टैक्स का छूट इनकम टैक्स एक्ट में मिलता है, तो ये प्रूफ दे करके कि ये पैसा मैंने कर्ज पे लिया और मैंने मान लीजिए मकान बनाने में ही लगाया, तो उसमें उसके लिए छूट मिल जाए। ठीक है, तो पर्पस ऑफ लोन क्या रहा इस पर निर्भर करेगा कि आपको टैक्स छूट मिलता है। तो कौन से पर्पसेस के लिए टैक्स छूट मिल जाता है? मुझे लगता है अगर उसका इस्तेमाल घर के रेनोवेशन में होता है तो वहां पर आप टैक्स छूट क्लेम करवाएंगे। सही सही, बिल्कुल। रेनोवेशन भी उसी होम लोन में ही आ जाता है, तो उसमें भी वही 2 लाख रुपए तक का छूट मिल जाता है। जी, चलिए कुछ सवाल जो हमारे दर्शक भेज रहे हैं वो आपके सामने मैं रखना चाहती हूँ। सौदान सिंह फुगात जी रोहतक से हैं, बता रहे हैं कि मेरे पास 22 बीघा कृषि भूमि है, शहर में अपना कारोबार शुरू करना चाहता हूँ। इस जमीन पर बैंक से क्या मुझे लोन मिल सकता है? जमीन पर लोन किसी और काम के लिए नहीं, केवल कृषि के लिए ही मिल सकता है। कृषि के लिए लोन लेने के बाद वो जैसे उसके अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, चाहे उसने बीज खरीदना है, चाहे उसने कोई किसी और प्रकार का ऐसा खर्च करना है, तो वो उसी में ही हो सकता है। लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी अभी जो एग्रीकल्चर लैंड के अगेंस्ट लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी नहीं मिलता। ये रेजिडेंशियल, कमर्शियल और कुछ बैंक इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट भी लोन ऐसा देते हैं। ठीक है, तो सौदान जी ये आप नहीं ले पाएंगे कि आप कृषि भूमि पर लोन लें और फिर कारोबार करें, ये जो है ये नियमों के अनुसार सही नहीं है, आपको नहीं मिलेगा ये इस तरह का लोन। शीतल प्रसाद जयपुर से भेजा इन्होंने अपना सवाल और बता रहे हैं कि इनके भाई और ये एक जॉइंट ओनर हैं मकान के, क्या इस घर पर इन्हें बैंक से लोन मिल पाएगा? अगर हाँ तो इसकी प्रक्रिया क्या होगी? जॉइंट ओनरशिप में क्या दोनों ही ओनर्स को एक साथ ये लोन लेना होगा या एक ओनर ले सकता है? बंसल जी बताइए कैसे यहाँ पर हम शीतल जी को आप क्या जवाब देंगे? लोन चाहे एक आदमी ले, लेकिन दूसरे को मिनिमम को बारवर तो बनना ही पड़ेगा, क्योंकि जिसके नाम पे प्रॉपर्टी है वो दोनों क्योंकि जॉइंट प्रॉपर्टी है तो दोनों उसको कंबाइंड मॉर्गेज करेंगे, तो इसलिए दोनों का बारवर होना जरूरी है, को बारवर जरूरी बनेगा। ओके, तो फिर ऑटोमेटिकली इनके भाई जो कि जॉइंट ओनर है वो को बोरोअर बन ही जाएंगे उस लोन में। जी सही। ओके, तो इस बातचीत को मैं रैप करूं बंसल जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, आपने क्या देखा है लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी को अगर आप रेट करना चाहे लोन के अलग अलग विकल्पों में, तो आप इसे कितना सही मानते हैं? देखिए, किसी इंडिविजुअल को लंबे पीरियड के लिए लोन चाहिए तो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी एक अच्छा प्रावधान है। इसमें 15 साल तक का नॉर्मली पीरियड दिया जाता है, हालांकि कुछ बैंक इससे कम 10 साल का भी पीरियड मैक्सिमम देते हैं, लेकिन कई बैंकों का 15 साल तक के लिए लोन मिल जाता है। और 15 साल एक अच्छा पीरियड है जिसमें जो ईएमआई है वो भी कम होती है और उसको चुकाना जो बहुत लंबे पीरियड पे पड़ता है। और बंसल सर, अगर उस घर पर मेरा होम लोन ऑलरेडी चल रहा है तब भी क्या मुझे उस पर लोन मिल जाएगा, या फिर वो जो घर है वो बिल्कुल ऐसा हो जिस पर कोई डेट ना हो? दोनों कंडीशंस में लोन मिल सकता है लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। अगर पहले से लोन लिया हुआ है तो उसकी लोन टू वैल्यू रेशियो जो मैंने पहले बताया वो देखनी पड़ेगी। अगर पहले वाला लोन काफी चुकता हो चुका है होम लोन और बहुत मामूली रहता है तो उसकी वैल्यू हाउस की वैल्यू बहुत बढ़ चुकी है, तो उसको एडिशनल लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी भी मिल सकता है। और अगर लोन नहीं है फिर तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं है, उसको लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी मिल सकता है। धन्यवाद आपका, आज आपने वक्त निकाला मनी 9 के लिए। लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी को हमें समझाने के लिए शुक्रिया आपका।